Hello everybody, very welcome to the session. My name is Anshika Pandey. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. एक बार प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है सबको या नहीं. And then we shall begin. All right. Okay, yes. I am visible of course. So yep. Today we are going to do the previous year question of the 2023 examination that was held in March. All right, so basically we have this very brilliant sale going on जहाँ पर हमारे जो दिसंबर के कोर्सेज हैं ये आपको मिल रहे हैं at only 2,999 when you use the coupon code Anshika. साथ ही साथ हमारी जो जून 2026 के बैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं विद अमेजिंग कैशबैक प्राइसेस और ये सब कुछ आप अवेल कर सकते हो यूजिंग द कूपन कोड अंशिका. ऑल राइट, चलिए. सो विद दिस लेट अस बिगिन द सेशन देन एवरीबडी विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज यस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स अबाउट. जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है वो क्या कहता है? व्हाट डज इट स्टेट? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर इंक्रीज इन एंट्रोपी. जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली हमारे पास में कितने लॉज हैं? वी हैव जीरोथ लॉ जो बाद में ऐड हुआ था. वी हैव फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड द थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पर ये बोला जाता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल हम रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एवरीथिंग, ऑल द एनर्जी दैट वी आर यूजिंग इज कन्वर्टेबल. हम एनर्जी ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट वर्क्स ऑन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है. ठीक है, यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक एयर पार्सल है विच इज हैविंग एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. राइट, बिल्कुल इनिशियली जो टेम्परेचर है T1 समझ लो या T ग्राउंड पे समझ लो आप कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है. जो एडियाबैटिकली राइज कर रहा है यानी कि यहाँ पर हमें DALR लेकर के चलना है. एडियाबैटिकली वो राइज कर रहा है और वो पहुंच गया है 2 किलोमीटर की हाइट पर. आपको बताना है कि क्या टेम्परेचर होगा. What is the temperature of the parcel at 2 किलोमीटर हाइट? ग्राउंड पर अगर 15 डिग्री सेल्सियस है तो 2 किलोमीटर हाइट पार करने के बाद उस एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा. नाउ हमें एक चीज पता है कि जैसे ही हम हाइट के साथ ऊपर जाते हैं राइट, जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता है ना. अब अगर यहाँ पर नॉर्मल ELR की बात हो रही होती तो हमारे पास में क्या होता वैल्यू? हमारे पास में होता 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना, करेक्ट. बट यहाँ पर क्योंकि एडियाबैटिकली राइज कर रहा है तो एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया हमारा? एडियाबैटिक का मतलब हो गया 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. यही होता है कि नहीं? यस. सो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस मान करके चलते हैं तो ये ऊपर जाने के बाद राइट 2 किलोमीटर्स, तो 2 इंटू 10 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस. राइट, अब 20 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में -5 डिग्री सेल्सियस आएगा. दैट मीन्स -5 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.6 डिग्री सेल्सियस. हेंस द राइट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. ऑल राइट, देखो तो ये -20 हो जाएगा. 15 में से 20 हम कम कर देंगे, -5 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच जाएंगे विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.6. और आप इसको 9.8 से करोगे तो आपको एग्जैक्टली 4.6 मिल जाएगा. बट मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए 10 ले लिया है. Which of the following is not a tenet of frontier ethics and sustainable society?
अर्थ हैज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज फॉर एक्सक्लूसिव ह्यूमन यूज, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन है. देयर इज ऑलवेज मोर एंड इट इज ऑल फॉर ह्यूमन यूज. ह्यूमंस आर अपार्ट फ्रॉम नेचर rather than part of it. We must understand and cooperate with nature. कौन सा नहीं है, नॉट आपसे पूछा गया है. अ फ्रंटियर एथिक्स इन सस्टेनेबल सोसाइटी. ऑल राइट, चलो, वेरी गुड. So the right answer will be what? Yes, so the right answer will be how much? What is the right answer? सेकेंड ऑप्शन, देयर इज ऑलवेज मोर एंड इज ऑल फॉर ह्यूमन यूज. सस्टेनेबल सोसाइटी क्या कहता है कि हमें अपने रिसोर्सेस को ऐसे यूज करना है कि वो प्रेजेंट के लिए भी अवेलेबल हो एंड साथ ही साथ वो फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल हो सके, है ना. यस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following intergovernmental conferences recommended environmental education to cater to socio-professional groups in the population? Stockholm Conference, Tbilisi, रियो डी जेनेरियो, बर्लिन. कौन सा ऐसा इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है जिसने एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रेफर किया है, रेकमेंड किया है, ताकि हम सोशियो प्रोफेशनल ग्रुप्स को जो पॉपुलेशन के हैं उनको केटर कर सके? दैट विल बी तबिलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ 1977. Next question. Average salinity of sea water is approximately 3.5%. चलो, next question, simple था ये. Most plants can absorb the nitrogen only in the form of. जो आपके plants है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में absorb कर सकते हैं? अब देखो, जो भी आपका नाइट्रोजन गैस है ये हमारे पास में अवेलेबल नहीं होता है प्लांट्स के लिए. इसी वजह से साइक्लिंग होती है नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है. तो सबसे पहले नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं हम नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट करते हैं इसको नाइट्रेट में, विच इज NO3 माइनस, और ये आपका NO2 माइनस होता है. और ये जो NO3 माइनस होता है ये आपका प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है, एंड देन ये वापस से डीनाइट्रीफाई होकर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये आपकी साइकिल जो है वो लगातार बनी रहती है, राइट. तो ये जो नाइट्रेट फॉर्म होता है, NO3 फॉर्म होता है, यही प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है. देयरफॉर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, विच इज द नाइट्रेट आयन. यस, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Persistence of DDT in the environment is not due to. DDT जो है वो आपके एनवायरमेंट में persistent है, यानी कि ये आपका POP है, it is a persistent organic pollutant. ये persistence जो है DDT का वो किस वजह से नहीं है? इसका लो वेपर प्रेशर, लो रिएक्टिविटी, लो solubility, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन. यस, अब देखो डीडीटी जो है ये सबसे पहले तो एक पीओपी है, विच इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ये हाइड्रोफोबिक होता है, दैट मीन्स ये पानी से डरता है, दैट मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. और ये लिपोफिलिक होते हैं. लिपोफिलिक होने का क्या मतलब हुआ? ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, दैट मीन्स ये लिपिड लविंग होते हैं, है ना. इनका लो वेपर प्रेशर होता है, राइट. तो परसिस्टेंस उस वजह से तो नहीं होगा. लो रिएक्टिविटी है, ये भी नहीं होगा. लो सॉल्युबिलिटी है, ये भी नहीं होगा. इट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट व्हाई द परसिस्टेंस ऑफ डीडीटी इज और वुड बी. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेजिंग फूड चेन कंसिस्ट ऑफ. जो आपका ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अब फूड चेन भी हमारे पास में दो तरीके का होता है. एक तो ग्रेजिंग होता है और एक होता है हमारा डेट्रिटस.
डेट्रीटस फूड चेन वो फूड चेन होता है जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है ना, यानी कि जो स्टार्टिंग है इसकी वो डेड लीव्स या डेड ट्विग्स जो भी होता है उससे शुरू होता है, उसको कोई इंसेक्ट खा लेगा और उस इंसेक्ट को एक बर्ड खा लेगी, तो ये होता है डेट्रीटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा आपका ग्रीन प्लांट से शुरू होता है, और ग्रीन प्लांट को भी जो एनर्जी देने वाला कंपोनेंट है वो होता है हमारा सन, राइट। तो सबसे पहले सन से एनर्जी आएगी जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा लिया जाएगा। आफ्टर दैट इज कंज्यूम बाय द ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स हर्बीवोर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स, और फर्स्ट ऑर्डर कार्निवोर्स को कंज्यूम करेंगे आपके सेकेंड ऑर्डर कार्निवोर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्लियरली दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, species area relationship depicts देखो इसको बताओ, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या बताता है? यस एवरीबॉडी, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या प्रिडिक्ट करता है? ये बेसिकली हम पॉपुलेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। यस, तो ये बताता है द मिनिमम area which is required to be sampled for the population check to enumerate maximum number of species present in that ecosystem under observation, जहां पर हम observe कर रहे हैं। So right answer will be third option. Good. Next question करते हैं, estimates of biologically productive land and sea area needed to provide renewable resources that a population consumes and to absorb the waste it generates is called as ecological footprint, carbon footprint, environmental footprint या फिर living planet index। Yes, so right answer will be ecological footprint. One second. All right, so तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो जाएगा। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। With the change in environmental conditions, species that are not adapted to such change condition disappear. This phenomena is called as anthropogenic extinction, mass extinction, natural extinction या फिर species migration। मान लो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, स्पीशीज अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं उस चेंज कंडीशंस पे, और इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं या डिसअपियर कर जाती हैं। इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है, ये नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये हमने आई थिंक जितनी बार भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है अपना, ये सेम क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होकर के आया है। जो हमने लास्ट 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था वहां पर भी जियोस्ट्रॉफिक विंड वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा था, आज भी पूछा है, इससे पहले भी पूछा गया है। सो दिस particular thing remains our most repeated question so far.
सो आपको स्पीड बतानी है जियोस्ट्रॉफिक विंड वेलोसिटी की, जो कि 40 डिग्री नॉर्थ पे है। तो यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर होता क्या है, इसका फॉर्मूला प्रेशर जो कि हम पास्कल में लेते हैं अपॉन 2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंटू साइन 40 डिग्री into density of air into the distance, which of course will be in meters. Yes. तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ आपको, एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है अर्थ के रोटेशन की, डेंसिटी भी दिया हुआ है, एवरीथिंग। 200 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट भी कर चुके हैं, 4 MB को हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 100 हो जाएगा पास्कल। तो ये सारी वैल्यूज जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 30.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, elements which are not readily accommodated in the structure of the principal igneous minerals are called as, ऐसे elements जो easily igneous minerals के अंदर accommodate नहीं करते हैं उनको क्या कहा जाता है? trace elements, incompatible elements, insoluble elements या फिर unfriendly elements. Okay, now there is no term like unfriendly elements, ये तो scientific term भी नहीं है, geological term है भी नहीं, तो इसको हम नकार देंगे। हमारे पास आता है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मतलब होता है जो रेयर होते हैं या फिर जो बहुत थोड़े मोड़े से मिलते हैं। इनसॉल्युबल एलिमेंट्स जो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं। इनकम्पैटिबल वो होते हैं जो कि इजीली अकोमोडेट नहीं करना, मतलब कंपैटिबल नहीं होना। तो राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशन फ्लोर अकर्स एट, जब हम ओशन फ्लोर के डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, उसके टूटने की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर अकर करता है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या फिर रिफ्ट वैलीज। इट अकर्स एट द कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जहाँ पर दो प्लेटें आपस में आकर के जुड़ती हैं। जब ये आपस में आकर के जुड़ती हैं, देन क्योंकि कोलिजन होता है तो इसके बीच में जो डिस्ट्रक्शन है वो अकर करता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड। अगेन, जब हम जियोथर्मल रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं फॉर आवर जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज या फिर जियोथर्मल एनर्जी को बनाने के लिए, तो किन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता है? डेप्थ, थिकनेस और एक्सटेंट ऑफ जियोथर्मल एक्वीफर, कि कहाँ तक आपका एक्वीफर आ रहा है, रॉक फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज, सैलिनिटी और या फिर फॉसिल कंटेंट ऑफ द रॉक, किसको हम जियोथर्मल रिसोर्स के लिए रेलेवेंट नहीं मानते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी के लिए हमें वाटर चाहिए, तो ऑफ कोर्स एक्वीफर तो आएगा ही आएगा। रॉक फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज इसलिए चाहिए क्योंकि अगर रॉक पोरस नहीं होगा तो हमें पानी नहीं देगा वो रॉक, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज भी चाहिए। सैलिनिटी और जियोकेमिस्ट्री जो होगा वो हमें हेल्प करेगा एक्वीफर को डिटरमाइन करने में, अगेन वहीं से हमें पानी मिलेगा। फॉसिल कंटेंट रॉक का जियोथर्मल रिसोर्स के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Shale gas is a natural gas which is mainly dominated by, shale gas के अंदर किस गैस की प्रॉपर्टीज प्रीडोमिनेंटली नजर आती है? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? यस, गो ऑन अहेड। ऑल राइट, शेल गैस इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन। राइट, यस। ये आपके कौन से सोर्सेस होते हैं? दीज आर दी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि ये न्यू एनर्जी है, न्यू टाइप की एनर्जी है। ये हो गए आपके शेल गैस, हो गया आपका क्लैथरेट्स, हो गए, ये सारे आपके नए तरीके के एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस हाइड्रेट्स, अगेन गैस हाइड्रेट्स क्या है आपके? मीथेन क्लैथरेट्स हो जाते हैं ये भी, जो कि आपको परमाफ्रॉस्ट वाले एरिया में मिलते हैं, आइस में। सो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लैटिस होता है जहाँ पर गैस जो है वो वाटर के अंदर बंद रहता है, दैट मीन्स देयर इज अ आइस लैटिस
और इस आइस लैटिस के अंदर आपका गैस जो है वो फंस जाता है. सो दिस इज द गैस और इसको एनसर्कल करता है आपका क्या, वाटर लैटिस, है ना. ये बाहर से पानी है, इसी वजह से इसको हम हाइड्रेट्स बोलते हैं, गैस के हाइड्रेट्स बोलते हैं. तो ये जो है थर्मल स्टिमुलेशन से मिलता है, बिल्कुल डीप्रेशराइजेशन से मिलता है, केमिकल इनहिबिशन से मिलता है, लेकिन बैक्टीरियल रिकवरी इसके अंदर नहीं आती है. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of coal cannot be determined under the proximate analysis? किस component of coal को हम proximate analysis के अंदर नहीं कर सकते? My family guys, let me introduce you to my family. जब मेरी क्लास होती है तो सारे बर्तन गिराने होते हैं, सबको छींक आ रही होती है, सबका पार्सल आ जाता है, सारी अर्जेंसी मेरे घर में उसी वक्त होती है जब मेरी क्लास चल रही होती है लाइव. सो वेलकम टू माय फैमिली एंड इंट्रोडक्शन. दिस इज माय फैमिली इंट्रोडक्शन क्लास. वेरी वेलकम. ठीक है. चलो. सो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस वो होता है जहां पर हम मॉइस्चर, ऐश, वोलेटाइल मैटर इन सबको देखते हैं. इसके अलावा होता है एक अल्टीमेट एनालिसिस. अल्टीमेट एनालिसिस वो होता है जहां पर हम गैसेस को देखते हैं. तो सल्फर इज अ गैस जो कि अल्टीमेट एनालिसिस में आएगा, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ. Bioenergy is a form of conventional energy, unconventional energy, non renewable energy या फिर renewable energy. देखो ये एक अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स भी है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियर ऑफ अ प्लूम व्हेन स्टैक इज अंडर टेम्परेचर इन्वर्जन इज टर्म्ड एज. That will be lofting plume. Next question. Leave this. Which of the following sound level existed for maximum duration as per the Ln concept? यहाँ पर Ln जो है वो n जो है वो 20, 25, 40 और 45, 15 को दिखा रहा है. तो जितना Ln की वैल्यू कम होगी उतना मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा. ठीक है. यहाँ पर आप देखोगे 20 डेसिबल सबसे कम वैल्यू है, राइट. देयरफॉर दैट विल बी द मैक्सिमम duration of the Ln concept. So right answer will be third option. Next, the time period between successive peak or successive troughs of the sinusoidal sound wave is, यानी कि हमारा जो साउंड वेव है वो इस तरीके से चलता है. तो यहाँ पर टफ और पीक बन रहा है. ठीक है. ट्रफ और क्रस्ट बन रहा है. तो एक ट्रफ और क्रस्ट के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या कहा जाता है? गलत नहीं होगा, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, बट एक्चुअली वो यूज के हिसाब से पूछा था अंबिका. ठीक है. सो राइट आंसर विल बी पीरियड, टाइम पीरियड, थर्ड ऑप्शन. Naturally occurring radioactive gas which is also produced by radioactive decay of the uranium and has the potential to concentrate in buildings and homes is radium, polonium, radon या फिर iodine. Yes, so right answer will be radon. Next, a natural or a human-made depression in which solid waste is dumped, compressed, and daily covered with a layer of dirt is referred to as open dump, secured landfill, sanitary landfill या फिर composting sites. The right answer will be sanitary landfills. Plastic waste management rules
were first notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in India in which year? Yes, ठीक है, बताती हूँ ज़रूर. Plastic waste management rules were first notified in which year? You tell me, guys. 2019, 2021, 2016, या फिर 2022? Yes. Very good. 2016. Process of thermal degradation of solid waste in the absence of oxygen. ऑक्सीजन के absence में जब हम thermal degradation करते हैं solid waste का, तो उसको क्या कहा जाता है? Incineration, pyrolysis, gasification या फिर sublimation? Yes, it is called as pyrolysis, जिसका end product होता है biochar. All right. Which one of the following is not preferred sustainable strategy for reducing the solid waste? आउटपुट अप्रोच. हमें बेसिकली वेस्ट को रिड्यूस करना है. The abandoned, idle or underused industrial and commercial facilities where expansion or redevelopment is complicated by real or perceived contamination is defined as. एक abandoned एरिया है जहाँ पर हम, वो अंडर यूज इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर रीडेवलपमेंट को नहीं माना जाता है, कंटामिनेटेड माना जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम ब्राउन फील्ड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The notification of environmental impact assessment under the provision of Environmental Act of 1986 was carried out for which project? River Valley, development projects, tourism project या फिर municipal waste management? Yes, very good. For the River Valley project, ये भी बहुत repeated questions में से एक है. Which one of the following fundamental duties make sure that every citizen of India protects and improves the natural environment, including the forest, the lake, river, wildlife, and has compassion for living creatures? बताओ. ये मोस्ट रिपीटेड है. ठीक है. Yes, that will be 51A G. Yes, this G you have to remember. Third option. Next question. Which one of the following is not a product-based tool of environmental preventive management? प्रोडक्ट बेस्ड टूल नहीं है. क्लीनर प्रोडक्शन, इको लेबलिंग, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, लाइफ साइकिल असेसमेंट. राइट आंसर इज लाइफ साइकिल असेसमेंट, क्योंकि ये आपका EIA में आ जाता है. इट इज नॉट अ प्रोडक्ट. Okay. The functional relationship of soil is expressed in terms of S is equal to CL plus O plus R plus dash, where CL is climate, O is organism, and R is relief. Which type of relationship this is considered as? Simple linear regression, binary logistic regression, exponential relationship या फिर multiple linear regression?
ऑलराइट, सो आई एम गिविंग यू दिस एज दी होमवर्क क्वेश्चन. आई नो ईवीएस के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसी वजह से वो कभी भी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में. लेट्स सी कि कोई तो हो जो इतना स्मार्ट ना हो, जिसको पता हो कि वो हमेशा नया कुछ सीख सकता है, और वो इंसान जो अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझे और ये समझे कि हाँ होमवर्क करना होता है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में दे. बाकी ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स जो ईवीएस के हैं, जो समझते हैं उनको सब कुछ आता है, वो एज यूजुअल स्किप कर सकते हैं इस होमवर्क को. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन. एंड बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी बूस्टर कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं ऑल टाइम लो प्राइसेस का, वो मेरे ईवीएस के बैच में एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अंशिका. दिसंबर के बैचेस ऑल टाइम लो प्राइसेस पर अब आ चुके हैं, 2999 पर ये बैचेस हैं. जून 2026 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स, बैचेस हमारे जल्दी ही शुरू हो जाएंगे फॉर जून 2026 एज वेल. तो अगर आप पहली क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप जून 2026 के बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं. वी हैव स्टार्टेड एनरोलमेंट्स फॉर जून 2026 बैचेस एज वेल. अगेन आपको कैशबैक भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है नेट क्वालिफाई करने पर और जेआरएफ क्वालिफाई करने पर, जिसके लिए आप अंशिका कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. So this will be your homework question. Let's see how many students are willing to give this question a try. Till then, take care everybody. Bye bye. Thank you very much for attending my class. I shall see you again on Monday. Till then, take care, keep revising and go get your jar. Thank you very much.